नमस्कार मित्रों, मैं उपेंद्र कश्यप फोर्थ व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं शिक्षाविद डॉक्टर शंभू शरण सिंह और उनके बगल में खड़े हैं अभय कुमार। पेशे से पत्रकार हैं। ठोक तंत्र इनका खूब व्यूअरों को ठोक रहा है और लोग बड़े एंजॉय करके उसे देख रहे हैं। और हमारे कैमरे के पीछे हैं सुनील बॉबी, मगध संवाद के नाम से आप जानते हैं। काफ़ी व्यूअर हैं उनके, काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको निवेदित करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फोर्थ व्यूज, मगध संवाद, ठोक तंत्र, तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करें। आपको एक से एक वीडियो मिलेगा। आज मैं व्यापक मुद्दे को लेकर के आपके सामने आया हूं। आम लोगों में यह कौतूहल है कि सरकार ने जो शिक्षा नीति लागू कर रखा है, जो शिक्षा नीति बनाई गई, कौनता है कि 1986 की शिक्षा नीति और आज की शिक्षा नीति में क्या अंतर है। आज की जो शिक्षा नीति लागू होने वाली है उसका आप लाभ क्या क्या ले सकते हैं, उससे आपको बिना मांगे भी क्या क्या लाभ मिलने वाला है। शिक्षाविद और कई मंचों पर, राष्ट्रीय मंचों पर कई बार शिक्षाविद के नाते सम्मानित हो चुके हैं। कई स्कूल संचालन, नर्सरी से लेकर बीएड कॉलेज, यानी बच्चों को पढ़ाने से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक के लिए शिक्षक तैयार करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, डॉक्टर शंभू शरण सिंह से हम आपके सामने बातचीत करेंगे और प्रश्न की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। तंत्र के चीफ एडिटर अभय कुमार। सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा नीति को समझना जरूरी है कि सर अभी तक जो शिक्षा नीति थी पुरानी वाली 1987 वाली और ये फिर 2086 वाली और ये नई शिक्षा नीति, दोनों में मूल रूप से क्या अंतर है? मतलब अगर तीन चार अंतर में ही इसको समझ लिया जाए तो देखिए, अंतर किसी एज में जो शिक्षा नीतियाँ बनी आज़ादी के बाद से लगातार जी, उसमें एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ईमानदार प्रयास नहीं होगा। प्रयास ये होगा कि समय की ज़रूरतों के अनुसार हम अपनी चीज़ों को बदलते हैं। और एक बात जो सार्वभौमिक है, स्थापित है, सर्व स्वीकार है, वह है कि कैंपस, स्कूल हो या कॉलेज हो, विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक और समाज, ये सभी मिलकर सतत सचेत मेहनत करके नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। यह पहली बात है। नीति कोई भी हो, बच्चे को तैयार करना है, वो क्लासरूम में तैयार होगा। नीति केवल सर्टिफिकेट देने की प्रणाली है और समय के बदलते परिदृश्य में कब किस विषय की आवश्यकता है और विषय को किस रूप में पढ़ाया जाने की आवश्यकता है, इसका प्रावधान करने का एक वह वैकल्पिक व्यवस्था है। उस जमाने का जो शिक्षा नीति थी वह तब की जरूरत थी। जरूरतें बदली, देश और दुनिया की समझ बदली और ये हम इस पर फोकस करेंगे, जो कि तमाम शिक्षा नीतियों की चर्चा करने के बजाय उसमें काफ़ी वक्त भी लगेगा अलग अलग करने में। अभी जो नई वाली का मूल उद्देश्य यह है कि बच्चों को क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाना है। स्थानीय जो हमारी भाषा है उसको प्रोत्साहन देना है, क्योंकि विगत दिनों यह असेसमेंट किया गया, यह ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने, सब लोगों ने किया, हम भी करते हैं। हम हिंदी क्षेत्र में, मगही क्षेत्र में बच्चों को एकाएक क्लास में लाके बिठाते हैं और अंग्रेजी में पढ़ने को प्रेरित करते हैं और उनमें उनको पढ़ाने वाले अधिकांश शिक्षक और व्यवस्था से जुड़े अधिकांश लोग वो हिंदी मीडियम के स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं। अब अच्छी अंग्रेजी में पढ़ा लेते हैं, हिंदी में भी उनको पढ़ा लेते हैं। तो हम लोगों ने भाषाई, हमारे ज़माने की भाषाई व्यवस्था थी वो स्थानीय थी। हम खड़ी हिंदी बोलते थे, शिक्षक मगही भी बोलते थे, अब बच्चे उसको एंजॉय करते थे। आज तो मगही बोलने पर प्रतिबंध है। मैं देखता हूँ घरों में माँ कहती है मगही सिखाने से टोन खराब हो जाएगा बच्चे का। हमारे घर में भी ये है। मैं बार बार कहता हूँ कि नहीं, मगही भी सिखाओ इसको। तो ये स्थानीय भाषा को प्रोत्साहित करके बच्चों के फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया गया है। और अब इस नीति में जो यह व्यवस्था की गई स्कूली शिक्षा में कि अब एक ही बार 12वीं की परीक्षा होगी
परीक्षा से निजात मिलेगा। हाँ, परीक्षा तो से ये मुक्ति मिलेगी। 10 का जो स्ट्रेस जो है, उससे तनाव होता था और बच्चे 10 का जो आत्महत्या तक स्ट्रेस करते था थे। उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है कि सीधा बच्चे को 12वीं में ले जाके आप बोर्ड की परीक्षा फेस करने को तैयार करिए। और इस बीच में जितने भी आप देखिएगा, अगर उस नीति को पढ़िएगा जो करंट वाली नीति भी पास होकर आ रही है, पास हो गई है, उसका प्रावधान सब तैयार हो रहा होगा। अभी संशोधन और विचार भी मांगे गए हैं लोगों से, अलग अलग हम लोगों से भी मांगे गए हैं, अलग अलग संस्थानों से भी मांगे गए हैं नियमावली बनाने के लिए। तो इसको जब आप देखिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि किताबी ज्ञान देने से ज़्यादा फोकस किया गया है बच्चों को इनोवेट करने के लिए सिखाना। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इन प्रश्नों को उनके मन में उठने दीजिए, उनके मन में कौतूहल पैदा करने दीजिए, ताकि मौलिकता में निखार ताकि वो सोच सके कि आखिर ये कैसे हुआ था, हवाई जहाज उड़ा तो ये कैसे उड़ा होगा। प्रैक्टिकल शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, प्रायोगिक शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया। तो सर एक चीज बात हम लोग के मन में आती है कि ये जो नीतियां बनाई जाती है, अभी आपने बताया कि जो नीतियां का जो निर्धारण के संबंध में आपसे मांगा गया है, जब नीति जिसके लिए बनाई जा रही है, जैसे शिक्षा नीति, उससे ज्यादा प्रभावित जो है डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए कौन है, उनका प्रोडक्ट क्या है? छात्र और शिक्षक। नीतियां प्रभावित छात्र और शिक्षकों को करेगी, लेकिन जो नीति बनाने वाले कौन होते हैं? तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पर एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, कि जिसके लिए नीतियां बना रही है उनसे ही कोई संवाद नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। नीति बनाने के लिए जब सरकार विचार करती है तो उसके लिए विधिवत एक कमेटी कंस्टिट्यूट होता है। शायद आम जनता की समझ नहीं है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आम जनता के मन में जो जनता के लिए हमारा कमेटी बनती है और उसमें सभी सेक्टर के अनुभवी और योग्य लोगों को शामिल किया जाता है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के लोग भी उसमें बैठते हैं क्योंकि वो पूरी व्यवस्था को चलाते हैं, तो उनको भी शामिल रखना होता है। ये सब लोग मिलके हर एक स्टेट में कहाँ क्या है, जिला में कहाँ क्या है, देश में कहाँ क्या है, इन सब बिंदुओं पर विचार करते हैं और फिर उसको मीट करते हैं कि हमको चलना है। अभी ग्लोबल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो ग्लोबल चीज़ों के साथ मीट करने के लिए हमको क्या करना, मतलब अमेरिका क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, इंग्लैंड क्या कर रहा है, वियतनाम क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, उन चीज़ों को भी हमको सामने रखना होता है। और इन तमाम चीज़ों को सामने रख के तब हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार हम इसको कहाँ तक अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके अनुसार एक खाका तैयार किया जाता है। इसलिए आम जन तक भले ही इसको बहुत प्रचारित नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, क्योंकि इस जो नई शिक्षा नीति की तैयारी होती है, एक टीम में मैं भी था, देश के 24 पत्रकारों के साथ, पत्रकारों की भी एक टीम, तो मैं ग्रेजुएट पत्रकार हैं। तो आम लोगों तक ये बात जानी चाहिए, इसलिए मैं आपके मुंह से कहना चाहता हूं। और अब है बाबू, ये जान लीजिए आप, इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना भी चाहूँगा कि अधिकांश लोग शायद नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें बहुत मसाला नहीं दिखता है। नकारात्मक चीजें छपती हैं अखबार में तो बहुत मसाला दिखता है, तो उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। आलोचना करने में, चौक चौराहे पर गप करने में बनता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दिए होंगे कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोई नीति बनती है, कोई कानून आना होता है तो अखबार में इश्तिहार छपता है। हाँ। और लोगों के विचार आमंत्रित किए जाते हैं, वो एक तिथि निर्धारित रहती है, उसका आजकल ऑनलाइन मेल सब दिया रहता है। ये लोग उसमें भागीदारी भी लॉन्च किया जाता है, पोर्टल पर डिमांड लोग उसमें अपनी भागीदारी नहीं करते हैं, तो सरकार को गाली देते हैं कि सरकार ऐसे क्यों बना दी, हमसे मांगा गया था तो आपने दिया नहीं। लेकिन सर यहाँ सवाल, और ये अभी की सरकार ने तो ये भी किया है कि इससे जुड़े तमाम संस्थानों को पत्र भेज करके भी मांगा है, उनके विचार भी, शिक्षकों के विचार भी मांगे, विचार दें। नहीं, यही कहना चाह रहे हैं कि हर लोग को जागरूक रहना, अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी, लोकतंत्र में सहभागिता दिखानी पड़ेगी, सहभागी बने तब सवाल उठाइए। लेकिन एक सवाल मेरा ये होगा सर कि जो शिक्षा नीतियां हैं, रोजगार, स्वरोजगार और बेरोजगारी, ये तीन पहलुओं पर शिक्षा नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, नीतियों का प्रभाव, इसका विश्लेषण करना थोड़ा दुष्कर कार्य है। भारत जैसे देश में, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, सारी, अच्छा, रोजगार को लोग सिर्फ सरकारी नौकरी मानते हैं। आम जन की धारणा यही है कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। तो अभी हमारे देश में विगत दिनों सरकार ने काम करना शुरू हुआ है। मैं भाजपा ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं, यह आरोप न लगे। मेरी एक सकारात्मक समझ है कि सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत की योजना शुरू की, यह एक अच्छी योजना है, और उस दिशा में आम आदमी को सरकारी नौकरी की खोज में ढूंढने के बजाय खुद से नौकरी देने लायक बनने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने ये
आज से सैकड़ों वर्ष 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी कि आप आत्मनिर्भर बनो, अपने पैरों पर खड़ा हो और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनको रोजगार देने लगे। क्या मतलब नई शिक्षा नीति एक ऐसा नागरिक बनाने में, एक ऐसा बनाने में सक्षम है? बनाने में है सक्षम? बिल्कुल, क्योंकि स्कूली शिक्षा के पहले पायदान से ही इनोवेटिव और क्रिएटिव शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। बच्चे लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे और जो क्रिएटिव क्लासेस होंगे उनके आर्ट एंड क्राफ्ट की शिक्षा जिसको हम कहते हैं या वर्क एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, बच्चे उससे जुड़ेंगे। बच्चे उससे जुड़ के चीज़ों को बनाना, निर्माण करना, कैसे निर्मित हुआ, इसका क्या उपयोग है, क्या अच्छा आएगा, क्या बुरा आएगा प्रभाव, इन चीज़ों को बच्चे सीखेंगे। कि सर हम लोग उदाहरण लेते हैं, कहीं तो शिक्षा नीति अडॉप्ट कर रहे हैं, जापान हो गया, इजराइल हो गया, और इन सारे जगहों पे अगर कोई संसाधन नहीं, संसाधन के नाम पे वहाँ का नागरिक है, उन्होंने नागरिक को ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि आज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर गए, सभी आत्मनिर्भर हो गए। तो क्या नहीं लगता है कि भारत इस डिसीजन को, नई शिक्षा नीति को लागू करने में बहुत ज़्यादा लेट है, क्योंकि अब कंपटीटर ज़्यादा खड़े हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें इस दिशा में और पहले थोड़ा सोचना चाहिए था लेकिन अभी तेज गति से इस दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी नीति आयोग में एक डिपार्टमेंट है, अटल इनोवेशन मिशन। सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए स्पेशल एक डिपार्टमेंट पहली बार बना है। पहली बार ये इंडिया में बनाया गया अटल इनोवेशन मिशन। और उसकी खूबसूरती देखिए, उसने 3 सेक्टर बनाए। आम पब्लिक जैसे एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशंस जो होते हैं, उनके लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर खोलने का प्रोग्राम लॉन्च कराया, प्रोजेक्ट लॉन्च कराया। स्कूलों के लिए अटल टिंकरिंग लैब की व्यवस्था कराई। और जो कॉलेजेज हैं, बड़े शिक्षण संस्थान हैं, हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं, वहाँ पे अटल कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था कराई। तो ये स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब, जहाँ सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चों के बीच परोसने की व्यवस्था है। सर, नीतियाँ बनती हैं, लेकिन नीतियों का जो कार्यान्वयन है, व्यवहारिक स्तर पर समस्या यह आ रही है कि सरकार ने जिम खाना हर विद्यालय में खोल दिया, हर विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गई, हर विद्यालय में लेबोरेटरीज खोल दिए गए, लेकिन उन सामानों का इस्तेमाल तक विद्यालयों में नहीं होता। ज़मीनी हकीकत यही है। तो इसके लिए क्या सरकार दोषी है या सरकार के जो निचले पैदान पर खड़े कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी जिन पर है उनकी है? देखिए, उसके लिए अब किसी एक व्यवस्था को दोषी करार देना उचित नहीं होगा। सही विद्यालयों में लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी के प्रावधान हैं, खेल के मैदान के प्रावधान हैं, खेल के सामग्रियां रखनी हैं, खेल के टीचर्स रखने हैं। अभी वर्तमान में तो वेलनेस टीचर की व्यवस्था भी करने के लिए सीबीएसई स्कूलों को लिखा गया है कि हेल्थ एंड वेलनेस टीचर भी आप अपॉइंट कराइए। तो सरकार ने अपनी ओर से तो बैठ के नीतियाँ बनाएंगे, देश की ज़रूरत को समझ के प्रावधान कराएंगे। लागू कराना हमारा आपका मिलकर करने का काम है। मुझे अपने पेरेंट्स के रूप में मैं आपसे भी कहूँगा कि आपने भी कभी खोज खबर नहीं किया होगा कि हमारा बच्चा किन किन खेलों में भागीदारी कर रहा है और खेल के कितने पीरियड्स स्कूल के रूटीन में तय किए गए हैं, या नहीं कभी आपने ढूंढा कि हेल्थ एंड वेलनेस के लिए ट्रेनिंग स्कूल में हो रहा है। नहीं तो मैं साफ कहूँगा कि हमने देखा ये है कि छोटी जगहों में, यह मैं मानता हूँ कि लोगों के अलग अलग आय के कैटेगरीज हैं, विभिन्न सेक्टर्स के लोग आते हैं, वो पैसे पर कोलाहल करेंगे, फीस देने में आएंगे तो पैसे पर कोलाहल करेंगे, लेकिन कभी रूटीन पर कोलाहल नहीं करेंगे। बच्चे के लिए मीटिंग बुलाएंगे, रिजल्ट का समय, परीक्षा के समय, पूरे साल का हम कैलेंडर छपवा के रखते हैं। उस मीटिंग में कभी 10 पेरेंट्स 12 पेरेंट्स से अधिक नहीं आएंगे, लेकिन वही अभी फी माफ करने के लिए मीटिंग बैठे 100 अभिभावक उपस्थित हुए थे। पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 100 टीचर 24 साल के इस विद्यालय में जो 100 पेरेंट्स उपस्थित हुए। तो ये तमाम कठिनाइयाँ हैं, ये सभी इसके लिए दोषी हैं। पेरेंट्स को चाहिए, मेरा पेरेंट्स के लिए ये संदेश है कि पेरेंट्स को चाहिए कि आप सकारात्मक चीज़ों को ढूंढिए। स्कूल के फीस तय हैं, उसका भुगतान आप समय पर करिए, उससे बहुत बड़े बड़े लोगों के रोजगार, शिक्षकों की बड़ी आबादी का रोजगार चलता है। शिक्षक हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सहकर्मी हैं, उनका घर उससे चलता है।
आप पूछिए बच्चों की शिक्षा कैसी हो रही है, उसके लिए सारे प्रावधान हैं कि नहीं है, लेबोरेटरी में वो काम कर रहा है कि नहीं है। इन चीज़ों पर अगर आम जन फोकस करने लगेगा तो चीज़ें सुधरने लगेंगी। धन्यवाद सर। शिक्षा नीति और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा का अंत में आपको एक रोचक घटना के साथ खत्म करना चाहूँगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने कहा, ऑन रिकॉर्ड नहीं, कि हमारा काम है शिक्षित बेरोजगार पैदा करना। मुझे लगता है कि जो वर्तमान शिक्षा नीति आ रही है, शायद हम इससे आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।